नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा, सीएम रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए राहत की बड़ी घोषणा हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने किसानों की फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष टीम बनाई ताकि प्रत्येक किसान को उचित सहायता मिल सके। सीएम ने भरोसा दिलाया कि किसी को भी उसके नुकसान की भरपाई से वंचित नहीं किया जाएगा। ये कदम किसानों को दोबारा संभलने में मदद करेगा। दिल्ली में 13 सितंबर को लोक अदालत चालान निपटाने का मौका। दिल्ली वासियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 13 सितंबर को शहर की लोक अदालतों में चालान और जुर्माने का निपटान किया जाएगा। जिनके पास ट्रैफिक के अन्य चालान हैं, वे तय समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर अपना जुर्माना चुका सकते हैं। सभी जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, वाहन कागजात और चालान की प्रति साथ रखना अनिवार्य है। इस मौके पर जुर्माना कम हो सकता है और रिकॉर्ड साफ हो जाएगा। देर न करें और अपने फायदे के लिए समय पर पहुंचें। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित। इंडिया ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी हारे। देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। एनडीए उम्मीदवार और भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। उन्हें 425 वोट मिले, जबकि इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 300। ये पद पूर्व उपराष्ट्रपति जेपी धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। राधाकृष्णन हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और इससे पहले 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था बदली। सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस को मिली नई जिम्मेदारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था में अहम बदलाव किया गया। अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस को संयुक्त रूप से दी गई। नई व्यवस्था के तहत दोनों एजेंसीज मिलकर सुरक्षा प्रबंधन देखेंगी और हर स्तर पर समन्वय बनाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए यह कदम उठाया गया। सीएम की सुरक्षा में अब किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। डीएनडी फ्लाईओवर मरम्मत का दूसरा चरण शुरू। नोएडा की कई सड़कों को भी किया जाएगा दुरुस्त। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर की मरम्मत का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस बार फ्लाईओवर के साथ साथ नोएडा की कई जर्जर सड़कों को भी दुरुस्त किया जाएगा। मरम्मत कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा ताकि ट्रैफिक पर ज्यादा असर न पड़े। प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील की और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। इस परियोजना से आवागमन सुगम होने की उम्मीद है। दिल्ली सचिवालय और आजाद मेडिकल कॉलेज को बम धमकी। पुलिस बम स्क्वाड ने संभाला मोर्चा। दिल्ली सचिवालय और आजाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और तुरंत मोर्चा संभाल लिया। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस का कहना है कि धमकी की जांच की जा रही है और इसकी गंभीरता को देखते हुए सभी सुरक्षा एजेंसीज को अलर्ट कर दिया गया। सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान। दिल्ली में बाढ़ प्रभावितों को मिलेंगी जरूरी सुविधा। दिल्ली में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए राहत का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि सरकार सभी प्रभावित परिवारों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इसमें साफ पानी, राशन, अस्थायी आश्रय, स्वास्थ्य सेवाएं और बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष इंतजाम शामिल होंगे। सीएम ने कहा कि किसी भी परिवार को मुश्किलों का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। सरकार लगातार राहत और पुनर्वास कार्यों पर नजर रखे हुए है। सीबीएसई ने निजी छात्रों के लिए 10वीं 12वीं पंजीकरण किया शुरू। अंतिम तिथि 30 सितंबर। सीबीएसई ने निजी छात्रों के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक छात्र आधिकारिक पोर्टल या संबंधित स्कूल कार्यालय में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सभी दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है। ध्यान दें कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। समय पर पंजीकरण न करने पर छात्र परीक्षा में बैठने का अवसर खो सकते हैं। इसलिए निजी छात्रों को तुरंत पंजीकरण कराने की सलाह दी जाती है। डीयूएसयू चुनाव 2025 की तैयारियां शुरू। वोटिंग 18 सितंबर को, 19 को नतीजे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव 2025 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार वोटिंग 18 सितंबर को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगी। छात्र नेताओं और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। मतगणना और नतीजे 19 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में युवा राजनीति की दिशा और छात्र संघ की कार्यप्रणाली तय होगी। छात्रों में उत्साह और मतदान के प्रति जागरूकता काफी उच्च स्तर पर है। नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन और सोशल मीडिया प्रतिबंध से दिल्ली में नेपाली नागरिक चिंतित।
नेपाल में सरकार के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में युवाओं के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी कड़ाई से प्रतिबंध लग गया है। दिल्ली में रह रहे कई नेपाली नागरिक अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे और चिंतित हैं। उनके लिए ये मुश्किल समय है क्योंकि उन्हें जानकारी का अभाव और अपने प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। नेपाली समुदाय की चिंता और सुरक्षित संपर्क की मांग बढ़ रही है। एनसीएपी समिति ने दिल्ली नोएडा को फटकार, प्रदूषण नियंत्रण फंड के उपयोग में सुधार के निर्देश। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी एनसीएपी की समिति ने दिल्ली और नोएडा प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। समिति ने दोनों जगहों पर प्रदूषण नियंत्रण फंड के सही उपयोग पर सवाल उठाते हुए तुरंत सुधार के निर्देश दिए। रिपोर्ट के मुताबिक फंड का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है और कई परियोजनाएं अधर में लटकी हैं। समिति ने चेतावनी दी है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जवाबदेही तय की जाएगी ताकि वायु प्रदूषण पर असरदार नियंत्रण हो सके। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति चुनाव का किया बहिष्कार, सांसद सुभाषीष खूंटिया ने बताई वजह। ओडिशा के बीजू जनता दल ने उपराष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार किया है। पार्टी सांसद सुभाषीष खूंटिया ने कहा कि बीजेपी एक क्षेत्रीय पार्टी है और ना तो एनडीए का हिस्सा है ना ही इंडिया गठबंधन का। ऐसे में पार्टी ने तटस्थ रहने का फैसला लिया। बीजेपी का कहना है कि उनकी प्राथमिकता केवल उड़ीसा की जनता की सेवा करना है, इसलिए किसी भी पक्ष को समर्थन नहीं दिया गया। ये फैसला बीजेपी की तटस्थ राजनीति को दर्शाता है। दिल्ली पुलिस ने डेबिट कार्ड स्वैपिंग के फरार आरोपी को पकड़ा। 21 मामलों में वांछित था। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डेबिट कार्ड स्वैपिंग के फरार अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था और उस पर 21 ठगी के मामले दर्ज थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी एटीएम और दुकानों पर लोगों के डेबिट कार्ड बदलकर खातों से लाखों रुपए उड़ा चुका है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि पूरे गिरोह का खुलासा किया जा सके। एनआईए ने आतंकी साजिश का किया भांडाफोड़, 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में छापे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आतंकी साजिश का भांडाफोड़ करते हुए देश भर में बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने एक साथ 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 21 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कई अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संदिग्ध लेन देन के सबूत बरामद हुए। माना जा रहा है कि ये नेटवर्क देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। एनआईए की जांच और गिरफ्तारियां जारी हैं। दिल्ली एम्स में 5 माह के भ्रूण का डोनेशन पहली बार, डॉक्टर्स करेंगे रिसर्च। दिल्ली एम्स में पहली बार 5 माह के भ्रूण का डोनेशन किया गया। इस डोनेशन का उद्देश्य शोध और मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देना बताया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि इससे भ्रूण संबंधी रोगों और विकास संबंधी अध्ययन में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अस्पताल ने सुनिश्चित किया है कि डोनेशन पूरी तरह से कानूनी और मेडिकल एथिक्स के तहत हुआ। अब इस पर विस्तृत रिसर्च की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 आईएएस और 17 डीएएनआईसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। दिल्ली में प्रशासनिक संरचना में बड़ा फेरबदल हुआ। सरकार ने 22 आईएएस और 17 डीएएनआईसीएस अधिकारियों के तबादले किए। इन ट्रांसफर्स का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाना और विभागों में संतुलन बनाए रखना है। अधिकारियों की नई तैनाती के साथ दिल्ली प्रशासन के कई विभागों में बदलाव हुआ। पूरी लिस्ट जारी कर दी गई जिसमें अधिकारियों के नाम और नई पोस्टिंग का विवरण शामिल है। यमुना विहार पिज्जा हट आउटलेट में एसी कंप्रेसर फटा, आग से 5 लोग घायल। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में स्थित पिज्जा हट आउटलेट में अचानक बड़ा हादसा हो गया। यहां एसी कंप्रेसर ब्लास्ट होने से आग लग गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। पुलिस और फायर विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। शुभ अवसर पर पूजा के दौरान दिल्ली शोरूम में थार कार कांच तोड़ते हुए सड़क पर गिर गई। दिल्ली के प्रीत विहार में एक महिला ने हाल ही में खरीदी गई महिंद्रा थार में पूजा अर्चना कर रही थी। गलती से एक्सीलेटर दबने पर कार शोरूम की पहली मंजिल का कांच तोड़ते हुए सड़क पर गिर गई। हादसे में महिला को गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। गिरी हुई कार ने पास खड़ी एक बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ये घटना शुभ अवसर के बीच हुई जिससे सुरक्षा और सावधानी की अहमियत को दिखा दिया। नेपाल के पीएम का इस्तीफा, राष्ट्रपति की शांति अपील, भारतीय सीमा पर अलर्ट जारी। नेपाल में राजनीतिक संकट बढ़ गया है। देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस बीच भारत ने अपनी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी और नागरिकों को नेपाल यात्रा से बचने की सलाह दी। नेपाली सीमा से जुड़े क्षेत्रों में तनाव का माहौल है और सुरक्षा बल सतर्क है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
पूर्व चुनाव आयुक्तों ने राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने पर मुख्य चुनाव आयुक्त की आलोचना की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा राहुल गांधी से आरोपों पर एफिडेविट मांगने पर 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग का काम किसी को सवाल करना नहीं, बल्कि आरोपों की जांच कर तथ्यों को सार्वजनिक करना है। उन्होंने इसे चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं के खिलाफ बताया और कहा कि ऐसा कदम लोकतांत्रिक संस्थानों की छवि पर सवाल उठा सकता है। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किया हमला। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इन हमलों का मकसद कथित तौर पर हमास नेताओं को खत्म करना बताया गया। कतर सरकार ने इन हमलों की निंदा की और कहा कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। घटना से क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंता व्यक्त कर रहा है। दोहा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और स्थानीय प्रशासन सतर्क है। करिश्मा कपूर के बच्चे संजय कपूर की 30,000 करोड़ संपत्ति विवाद में पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट। करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति में हिस्सा मांगा। बच्चों का आरोप है कि सौतेली मां प्रिया कपूर ने फर्जी वसीयत तैयार की और संपत्ति पर अकेले अधिकार जताने की कोशिश कर रही हैं। दोनों बच्चों ने कोर्ट से संपत्ति को फिलहाल फ्रीज करने और उन्हें कानूनी उत्तराधिकारी मानकर उनका हक दिलाने की मांग की। दिल्ली में बच्चा तस्करी गिरोह का भांडाफोड़। चोरी के बाद अस्पतालों में करते थे सौदा। दिल्ली पुलिस ने बच्चा तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया। गिरोह के सदस्य नवजात बच्चों को चुराकर उन्हें अवैध तरीके से अस्पतालों में बेच देते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी एक बच्चे की डील हजारों से लाखों रुपए तक में करते थे। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ अस्पताल कर्मियों की भी संलिप्तता की जांच हो रही है। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। शाहदरा पुलिस आबकारी विभाग की कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के शाहदरा इलाके में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। इस दौरान 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी शराब की तस्करी कर अवैध रूप से सप्लाई करते थे। बरामद माल की कीमत लाखों में बताई जा रही है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचा जा सके। टैरिफ असर कम करने की तैयारी। भारत ने फ्री ट्रेड वार्ता तेज की। भारत ने अमेरिका के 50% टैरिफ के असर को कम करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर बातचीत तेज कर दी है। इस कड़ी में यूरोपियन यूनियन की टीम 8 सितंबर को दिल्ली पहुंची और प्रगति की समीक्षा के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 12 सितंबर को ईयू ट्रेड कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि अगले महीने तक कतर के साथ FTA घोषित हो सकता है। सरकार का मानना है कि इन समझौतों से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और टैरिफ का असर घटेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।